नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग आज अपने प्रिय कवि डॉक्टर कुंवर बेचन जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ अपनी बातें और संस्मरण लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज की वीडियो का उद्देश्य पूज्य गुरुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, क्योंकि 29 अप्रैल 2021 को वो हमारे मध्य में दैहिक रूप में नहीं रहे। जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर कुंवर बेचन जी भारत के प्रख्यात और प्रसिद्ध कवियों में, मूर्धन्य कवियों में शीर्षस्थ पंक्तियों में वे गिने जाते हैं और लगभग 23 साल से मैं उनको लगातार सुनता रहा हूँ और ऐसा मुझे भगवान की आशीर्वाद से कई बार ऐसा मौका मिला कि मैंने उनको दृष्टि सम्मुख उनको कई बार सुना है और उनके काव्य का आस्वादन लिया है। वो ऐसे थे कि जिनकी वजह से गाज़ियाबाद में जहाँ वो रहते थे उसकी वजह से जो साहित्य प्रेमी थे उनका गाज़ियाबाद की तरफ आना एक सौभाग्य माना जाने लग गया और उनको कवि सम्मेलनों में जिस शब्द से संबोधित किया जाता था वो शब्द था गीत ऋषि। उनके लिए गीत ऋषि शब्द का प्रयोग किया जाता था, ऐसा मैंने कई बार सुना सामने से। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर साक्षात रूप में देखें तो हो सकता है उनको 5,000 10,000 लोग जानने वाले हों, लेकिन जब उनकी पंक्तियों को देखते हैं हम तो उनकी संख्या लाखों और करोड़ों में जाती है। उनकी कई पंक्तियां ऐसी हैं जो कि लोगों को मुँह ज़बानी याद है और उनके मुंह पर हमेशा विद्यमान रहती हैं, जैसे कि तुम्हारे पैरों की चुभन भी ज़रूर कुछ कम होगी, तुम्हारे पैरों की चुभन भी ज़रूर कुछ कम होगी, तुम किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। और इसी प्रकार से एक और जो उनका काफ़ी पसंदीदा छंद था जो लोगों में बड़ा प्रसिद्ध है, जैसे कि सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया से लड़ना है तो, दुनिया से लड़ना है तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात न माना कर। गुरुवर का बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, साक्षात नहीं पर कवि सम्मेलनों के माध्यम से मैंने उनको अपना गुरु माना। जैसा कि मैं जानता हूँ और जैसा कि मैंने उनको जानने की कोशिश की, उनका व्यक्तित्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुंवर बेचन जी बहुत ही सरल थे। सरल का आलम ये था कि एक बार गाज़ियाबाद के हिंदी भवन लोहिया नगर में मैं सपरिवार के साथ एक नाटक देखने गया था, शायद आधुनिक मिर्जा गालिब। तो वहाँ पर मेरी पंक्ति के आगे जो सीट नंबर थी शायद F14 थी, मुझे पूरा याद नहीं है पर जितना मेरे मनोमस्तिष्क में आ रहा है शायद F14 सीट थी और उनके बिल्कुल मेरे आगे ही थी। और उनको देख करके मुझे, उनके सिर को देख के मुझे लग रहा था कि ये डॉक्टर कुंवर बेचन जी है, लेकिन इतना साहस नहीं हो सकता था कि मैं थोड़ा उछल करके इस साइड से उनको देख लूँ। जैसे ही प्रोग्राम वो ख़त्म हो गया, लोग उठने लगे, तो मेरी बेचैनी बनी हुई थी। मैं जैसे खड़ा हुआ तो उनके बराबर वाले आदमी से मैंने पूछा क्या डॉक्टर कुंवर बेचन जी थे, तो उन्होंने बोला हाँ। और उस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद जब हिंदी भवन वालों को पता चला कि डॉक्टर कुंवर बेचन जी इतने बड़े वक्ता होने के बावजूद भी उस सभागार में एक सामान्य दर्शक की भांति से बैठे हुए थे, तो ये सरलता बड़े बड़े कवियों में, बड़े बड़े साहित्यकारों में बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। और इस सरलता ने, इस सादगी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और उनकी जो खासियत थी वो ये थी कि वो मंच पर आने वाले प्रत्येक कवि को प्रोत्साहित करते थे। जैसे जब वो अपना कविता बोलने आते थे तो हर एक का नाम ले लेकर बोलते थे कि प्रवीण शुक्ल जी ने बहुत बढ़िया पढ़ी है, या एक वेद प्रकाश हैं उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ी है, या कोई और दीक्षित धनकौरी जी उन्होंने बढ़िया पढ़ी है, या वसीम बरेली साहब हैं। तो इसी प्रकार से वो सबको प्रोत्साहित जरूर करते थे, मतलब उनमें एक बड़प्पन था।
और जो नए नए लोग आते थे उनको वो इतना प्रोत्साहित करते थे, मैंने जहाँ तक उनको अधिकतर देखा है कि वो कुछ ना कुछ लिफाफा अपनी जेब में लेकर के जाते थे, और जो नया कवि आता था उसको मंच पर ही देते थे और उसको प्रोत्साहित करते थे। अन्यथा क्या होता है, जो साहित्य में बड़े बड़े लोग होते हैं वो नए आने वाले लोगों में आलोचना और उनमें कमी ही निकालते हैं। तो ये डॉक्टर कुंवर विजयचंद जी की एक बहुत बड़ी बात थी। एक और जो उनसे बात मैंने सीखी, इतनी उम्र होने के बावजूद भी, लगभग वो 65-70 के आसपास थे और मैं 5 साल से उनसे दूर रहा हूँ, वो हमेशा इतनी उम्र के होने के बावजूद भी और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद भी, इतना काव्य सृजन करने के बावजूद भी, इतनी देश और विदेश में प्रसिद्धि होने के बावजूद भी, वो हमेशा कवि सम्मेलन में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पेन और कागज़ लेके जरूर बैठते थे और कुछ ना कुछ जरूर लिखते थे, लोगों से कोई शब्दों को लेते थे और उनमें जो सीखने की इच्छा थी, उनमें जो संग्रहण की शक्ति थी, वो बहुत तीव्र थी। अन्यथा क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं या थोड़ा सा हम प्रसिद्ध हो जाते हैं तो हम लिखना बंद कर देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ये उनसे एक सीख मिली। और जब हम उनके और संस्मरण की बात करें तो एक बार मुझे ध्यान है कि हम हिंदी भवन गाज़ियाबाद में ही गए थे और मेरी इच्छा थी कि मैं सब परिवार जाऊं, और वहां जाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे परिवार के साथ डॉक्टर कुंवर विजयचंद जी के चरण छूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिले। तो हम गए, वहाँ पर सभागार पूरा भरा हुआ था, टिकट से जाते थे, उस समय 50 रुपये की टिकट उस कार्यक्रम में थी। हम लोग गए तो पूरा सभागार भरा हुआ था, हमारे लिए जगह नहीं थी, तो बीच में ही कारपेट बिछा करके वहाँ जगह बनाई गई थी और हम लोग नीचे बैठ गए, चारों नीचे बैठ गए। आगे बैठे हुए थे, कुंवर विजयचंद जी खड़े हुए अपने काव्य पाठ प्रस्तुत करने के लिए। तो कहते ना, जब आप अच्छी भावना के साथ जाते हो तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है। तो उस समय एक बड़ी आश्चर्य करने वाली घटना हुई। उन्होंने इतने लोगों में बैठे हुए में मेरी बेटी को ही खड़ा करके पूछा कि हाँ बेटी बताइए आपका नाम क्या है, और मैं बड़ा आह्लादित हुआ। तो मैंने उस बेटी से कहा, बेटा पहले सबको नमस्ते करो और सर को भी नमस्ते करो, फिर अपना नाम बताओ। फिर उसने नाम बताया। तब उन्होंने एक गज़ल पढ़ी थी, जो कि गज़ल उनकी बड़ी फेमस है, तो वो 2 पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने पढ़ी, जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और उसमें पंक्ति थी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया भी हंसी, घर से निकला तो जली साथ में बिटिया भी हंसी, खुशबू इनसे ही जी रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप जली मीलों तक। तो ये एक संस्मरण हमारे साथ है उनका। और अब मैं उनके पसंदीदा काव्य की बात करूं तो मुझे उनकी कुछ पंक्तियां बड़ी कंठस्थ हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छी पंक्ति है, अपनी सियाह पीठ छिपाता है आईना, पर दूसरों के दोष दिखाता है आईना। ये उनकी बड़ी अच्छी पंक्ति थी। और एक उन्होंने बहुत अच्छी और लिखी, जिसको मैं हमेशा अक्सर कोट करता हूँ, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसी प्रकार से एक और है, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया,
जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए। देखिए सकारात्मकता देखिए। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद तेरे आज न आने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। और एक और पंक्ति जो मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। इसी में पंक्ति और है, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी डंडी, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, हमने उसी में बांसुर के सुर बना लिए, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए। और एक पंक्ति उनकी और मुझे याद है, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, मगर खुशबू में फ़र्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। और वो ये बताते थे कि भाग्य और कर्म दोनों का अपना अपना महत्व है, पर वो कर्म को बहुत ज़्यादा महत्ता देते थे। तो एक पंक्ति को लगभग हर जगह कोट करते थे अपने कविता को प्रारंभ करते, जैसे कि उनकी पंक्ति है, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत लिखी। तो ऐसे गुरुवर को हम और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो जो पुण्यात्मा जहाँ कहीं भी है, परमपिता परमेश्वर उन्हें चरणों में स्थान दे। तो अपनी दो पंक्तियों से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। पंक्तियां हैं, मुस्कुराहट मुख पे होवे चाहे सम्मुख कष्ट हैं, मुस्कुराहट मुख पे होवे चाहे सम्मुख कष्ट हैं, सरल सादगी सीख ललक हो जीवन में अगर लक्ष्य है, आपका जीवन स्वयं काव्य था, आपका जीवन स्वयं काव्य था, दिल में आप हैं सदा अमर, आपका जीवन स्वयं काव्य था, दिल में आप हैं सदा अमर, द्रोण गुरु थे आप हमारे, द्रोण गुरु थे आप हमारे, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस अकिंचन वेद की तरफ से आपको गुरुवर बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।